भाई आज ये 2024 में जो वक्फ एक्ट गवर्नमेंट लाई थी उसे लागू करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। उसके विरोध के अंदर हम एक शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है, काली पट्टियां बांधकर, ताकि आप लोगों के चैनल के द्वारा हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस काले बिल को जो वक्फ एक्ट के खिलाफ लेके आना है इसे वापस लिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारी प्रॉपर्टी किसी के पास जाए। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, आज कब्रिस्तान हमारी एक दफन होने की जगह है। अगर उसके ऊपर हमारे कागज भी होंगे तो वो कहाँ जाएंगे भैया? सरकार अगर किसी बिजनेसमैन को हमें दे दिए कब्रिस्तान भी, हम क्या करेंगे? कब्रिस्तान का मस्जिद को दे दिया या किसी अधीरे को, हमारे वक्त के अधीरे को उन्होंने दे दिया, किसी बिजनेसमैन को, हम किससे लड़ेंगे? जब तक ये कानून काला कानून रहेगा तब तक बांध के रखना। 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया गया, जिसका के विपक्षी पार्टियों के साथ साथ एनडीए सरकार में शामिल दलों ने भी विरोध किया। उसके बाद संसदीय समिति का गठन किया गया जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता के अंदर। लगभग इसमें जहां तक मेरी जानकारी 40 से 42 लोगों को शामिल किया गया, और जब लोगों ने अपनी राय उसमें दी तो सरकार ने विपक्षी लोगों की राय को दरकिनार करते हुए ये बिल को वापस, जैसी स्थिति थी वैसी यथास्थिति कायम करते हुए वापस ले आई। आज 2025 के अंदर जब ये अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया पूर्वोत्तर की भांति। सिर्फ इसके लिए संसदीय समिति जो बनाई गई थी उसमें विरोध या सुझाव देने वाले लोगों को ना विरोध माना गया ना सुझाव माना गया। आज स्थिति ये है कि एनडीए के अंदर घटक दल जो शामिल है वो भी अघोषित तरीके से इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि पूर्व में उन्होंने ही विरोध किया था संसद में और सुझाव ये दिया था कि संसदीय समिति को भेज दिया जाए। जब संसदीय समिति में भेजा गया, जो दूसरे दिगर अपराधों ने इसमें जो विरोध किया तो उसको तो शामिल करना ही चाहिए था ना। जब शामिल करना ही नहीं था तो ये किस प्रकार की इन्होंने बनाई, और बनाने के पश्चात सबसे बाद किसी प्रकार को कोई निर्णय का जितना स्थिति आज भी कायम है। आज भी टीडीपी, जनता दल यू, चिराग पासवान और छोटे जो दल हैं वो सब के सब जो है इनके साथ हैं। उनको इन चीजों से कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ सरकार में बने रहना चाहते हैं। यदि अगर वो सही में इसका विरोध करते तो सरकार के अंदर दबाव बना के इस बिल को वापस करवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है उन्होंने, उनकी इच्छा नहीं थी। आज जो संशोधन बिल पेश किया जा रहा है किरण रिजिजू जी के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, 2025 के पहले जो वो संपत्तियां हैं उनकी स्थिति यही के यही रहेगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यदि यही स्थिति रखनी थी तो इनको ये बिल लाने की आवश्यकता कहां पड़ी? चाहे कब्रिस्तान हो, वक्फ संपत्तियां हो या दिगर जो भी प्रॉपर्टीज हो, उन सभी प्रॉपर्टी के ऊपर जिस प्रकार से ये अतिक्रमण, अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर रहे हैं वो निंदनीय है। अजमेर मुस्लिम समाज इस बात का विरोध प्रकट करता है कि इस बिल को यदि लाया गया तो ये सभी मुसलमानों के खिलाफ है। पूर्वोत्तर सरकारों ने भी संशोधन किए, लेकिन इस प्रकार के कोई भी निर्णय नहीं लिए जो आज लिए जा रहे हैं। ये स्थितियां 2014 के बाद पैदा की गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थिति को लाने की कारण क्या, वजह क्या? इनकी नीति नियत स्पष्ट नहीं है। नीति और नियत तो 2014 से खराब हो गई है, लेकिन ये सोचने विचारनीय विषय है कि जिसके तुम मालिक ही नहीं हो उसके तुम मालिक बनने कैसे जा रहे हो? कानून के जरिए जो है ये इस तरीके का बिल लाके अधिग्रहण कर रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या मांगे और किस तरह? केंद्र सरकार से तो सीधी मांग ये है ना कि इसको खारिज किया जाए ना। आवश्यकता कहाँ आ रही है इसको लाने की? व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए इस प्रकार के काम हो रहे हैं। व्यक्ति विशेष में आप समझ रहे हैं, सरकार जिन लोगों को ऑब्लाइज आज तक करती आई है उन्हीं लोगों को कर रही है जी। भाई ये निर्णय बाद में लिया जाएगा कि आज संसद में पेश होने वाले बिल पे क्या निर्णय होता है, कौन कौन सी पार्टियां जो है उसमें समर्थन करती हैं और कौन कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो वोट तो लेती हैं
लेकिन 20 मतदार मुसलमानों को छोड़ देती है। जो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू एक जगह तो बयान ये देते हैं कि मुस्लिम संपत्तियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा,